पहले तो आप सबको सलाम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चर्चाएं अपने आप में एक मूवमेंट का हिस्सा होती हैं और आज जब छुट्टी है और बाकी सब लोगों की तरह हम भी अपने परिवारों के साथ हो सकते थे, आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए जब हम निकले हैं तो मैं समझती हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और यही छोटे कदम भी, इसको छोटा भी कहें तो छोटे छोटे कदम बड़े बन के निकलते हैं। आज 55% जनता 25 साल से कम उम्र की है और ये जो चिंताएं हमारी हायर एजुकेशन या पब्लिक हेल्थ को लेकर हो रही हैं, आने वाले समय में ये बहुत गंभीर रूप जो समस्याएं हैं, अगर ये ऐसे ही चलती रहीं और रेजोल्यूशन नहीं निकला तो एक बहुत गंभीर रूप लेंगी, जिसमें आज किसान झूलता हुआ नज़र आ रहा है, कल यूथ झूलता हुआ पेड़ों से नज़र आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर चर्चा है और हमें आने वाले दिनों में, चाहे वो कोई भी सरकार बने, चाहे वो राज्य के तौर पे हो या नेशनल लेवल सरकार हो, हमें मजबूर करना पड़ेगा मूवमेंट्स के थ्रू कि वो कुछ चीज़ों पे हमें रेजोल्यूशन दे। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने अपने अनुभव रखे। मैं आप लोगों से एक विनती करूँगी कि आप पॉलिसी असॉल्ट को, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेल करके ना देखें। ये एक फ्रेमवर्क हम पे लादा गया है जिसमें हमें मजबूरन एक तरीके से बिहेव करना पड़ता है। एपीआई सिस्टम आया, फर्जीवाड़ा शुरू हुआ, आपको प्रमोशंस नहीं मिले, टीचर्स को ऐसे चीज़ों का भी लिस्टिंग करना पड़ा जिसको आज तक उन्होंने काम में शामिल ही नहीं किया था। नैक रेटिंग, NIRF रेटिंग के लिए हमने उन कामों को भी काम गिनाना शुरू किया जिसको हम काम मानते नहीं थे, बस करते थे। रिसर्च में फर्जीवाड़ा शुरू हुआ जब API आया। तो आप अपनी जिम्मेवारी, एक अपनी नैतिकता की बात और पॉलिसी असॉल्ट को मिलाकर मत देखिए। मुझे लगता है अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो इसका बहुत तेज़ी से भाग्यवादी पे भी बात चला जाएगा कि हमारा भाग्य ही ऐसा है कि अंबानी का बेटा मज़े करेगा और किसान का बेटा झूलेगा, ये उसके भाग्य की बात है। तो हम ये खतरा ना बढ़ाएं, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे दो तरीके के डिसिप्लिन्स की बात हुई, आर्मी के डिसिप्लिन की बात हुई और ये भी कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी का एक डिसिप्लिन होता है, कमर्शियलाइजेशन का भी एक अपना डिसिप्लिन होता है और वो आज फ्रेमवर्क हम पे लादा जा रहा है पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम पे। ये हमें समझने की ज़रूरत है और वहीं से विकार जो है शुरू होते हैं। जो नेचर है एजुकेशन का, पर्पस है एजुकेशन का, आपके और सरकार के बीच में क्या द्वंद्व है, क्योंकि आपकी नैतिकताएं पुराने ज़माने में है। आपने सुना है कि एजुकेशन का पर्पस ये है और आज पर्पस बदल गया है। हम वहाँ से सोच रहे हैं और काम कुछ और हमें किया जा रहा है। ये हमारे अंदर का खिंचाव है। पर कमर्शियलाइजेशन उसके पर्पस को, उसकी रूपरेखा को, उसके कंटेंट को बदलता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आज कमर्शियलाइजेशन ही ड्राइव कर रहा है आपके सारे रिफॉर्म एजेंडा को। जो 2010 नंदिता ने बहुत बेखूबी रखा कि 2005 में जब हमने WTO में हायर एजुकेशन को सर्विस में डाल दिया तो उसके बाद से जितने रिफॉर्म हैं एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से इस तरीके से इस चीज़ को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। ये जो ऑटोनॉमी पे हमला हुआ, ये UPA 2 के दौरान ही शुरू हो गए थे सारे हमले और NDA ने उसको और तेज़ी से बढ़ाया और NDA ने उसमें और नई चीज़ें शामिल की, जहर को शामिल किया, उसकी बात भी मैं करूंगी। जो ऑटोनॉमी पे हमला हुआ, जो नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट आया, उसने कहा कि वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये जो भाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसको एकेडमिक लीडरशिप से हटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। तो आप ये बताइए कि एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो 6 बिल आए उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर ही एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर्स को घटा दिया गया। क्यों? क्योंकि विरोध वहीं से शुरू होता है। आपको हम एजेंडा दे रहे हैं, आप उस एजेंडा को लागू कीजिए। आपके पास अपने कोई विचार उसके अंदर शामिल करने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये सरकार की मंशा है, क्योंकि अगर इसे कमर्शियलाइज करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों संस्कृत डिपार्टमेंट चलेगा? अगर कम टीचर से काम चलाने तो संस्कृत डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है? इस डिपार्टमेंट को चलाया जाए। तो ये अगर टीचर्स के बीच में फैसला होने लगेगा, अगर स्टूडेंट्स उस फैसले में शामिल होंगे तो वो सरकारें नहीं कर पाएंगी। और एकेडमिक ऑटोनॉमी के ऊपर दूसरा हमला वहाँ से शुरू हुआ
जब आप वाइस चांसलर्स को आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया, सेमेस्टराइजेशन किया, वाइस चांसलर का कोऑप्शन हुआ, कपिल सिब्बल कहते थे कि ये क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले सेमेस्टर को लड़ रहे हैं। और मुझे याद है यहाँ पे मैं खुद हरियाणा यूनिवर्सिटी ये जो आई थी और मैंने सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर बोला था, और हमारे अंदर से ये विवाद होता था कि सेमेस्टर में क्या खामी है। वहाँ पे बहुत बहस भी हुआ था कि सेमेस्टर में क्या खामी है। और मुझे लगता है खामी ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन की आज़ादी उस इंस्टीट्यूशन की ज़िंदगी है, उस इंस्टीट्यूशन पे अगर आप ऊपर से कुछ थोप रहे हैं तो मुझे वो सिर्फ साजिश की तरह नज़र आता है। और कमर्शलाइजेशन के लिए एक बहुत सुंदर एग्जांपल ये है कि आप क्यों समझते हैं कि एक कंपनी को सैशे से लेकर 500 रुपये की बॉटल बनानी पड़ती है शैम्पू की? क्योंकि वो अब हर उस पॉकेट तक पहुंचना चाहता है जहां तक वो पहुंच सकता है, और जहां से जितना रुपया निकाल सकता है वो लेता है। सेमेस्टर सिस्टम का भी वही चीज़ है। आप 3 साल में एनुअल सिस्टम में डिग्री लेकर पास होंगे, उससे अच्छा ये है जैसे अमेरिका में भी होता है, बच्चे ने क्रेडिट जमा करने हैं, इस सेमेस्टर पढ़ाई कर ली, अगले सेमेस्टर पढ़ाई का खर्चा निकालने की कोशिश की किसी और तरीके से, फिर यूनिवर्सिटी वापस आ गया, फिर एक सेमेस्टर का रुपया था तो उसको खरीद लिया। तो ये जो टुकड़ों में पढ़ाना है, ये कमर्शियलाइजेशन के लिए ही एक तरीके से दबाव था, एक पुश था कि सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए। वो हमारी नीड से ओरिजिनेट नहीं किया, स्पेशली तब नहीं किया जब पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में 50% जो स्टूडेंट है वो SC ST OBC बैकग्राउंड का है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का है। और हमें मालूम है कि स्कूलिंग कितनी हेट्रोजेनस है। आज हमने मार्क्स दे दे के CBSE में जब बच्चे आते हैं 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमें पता रहता है कि हरियाणा के बच्चे ने फिर भी कुछ देखा होगा, यूपी के बच्चे ने प्रैक्टिकल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं देखा। नंबर सबको मिल रहे हैं और ये एक आसान तरीका हो गया स्टूडेंट्स और माँ बाप को चुप रखने का। 12वीं में जो डाइल्यूशन हुआ, मतलब आप अगर सचमुच प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो सरकारों को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा जितना वो खर्च कर रही हैं। पर अगर आप असली चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते तो ऊपर से नंबर बढ़ा देना सबसे आसान है। तो सेमेस्टर सिस्टम जितना ख़राब सिस्टम होता गया उतने ही ज़्यादा बच्चों के नंबर अच्छे होते गए, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो। ये हमें समझना होगा। ये जो रैंकिंग और रेटिंग की बात की गई, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे 2016 का और जो इस सरकार ने लागू करने की कोशिश की ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये दोनों ही तरीके हैं कमर्शियलाइजेशन के। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिन यूनिवर्सिटी के अच्छे रैंक हैं उनको ये कह दिया जाए कि आप अपनी शॉप खोलिए, आप ऑटोनॉमस बनिए। सेंट स्टीफेंस पे आज भी राजीव रे जो डूटा प्रेसिडेंट है लिख रहे हैं कि 7 कॉलेजेस को बुलाया गया है UGC में कि आप ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि वहाँ सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में आप स्टूडेंट से रुपया फीस बटोरिए। अगर आपका नाम बिक सकता है तो आप अपने नाम को बेचकर अपना रुपया जनरेट कीजिए। ग्रेडेड ऑटोनॉमी में भी ग्रेड A यूनिवर्सिटी से कहा गया है आप एक्सपेंड कीजिए, आप नए सेंटर्स खोलिए, पर जिसका रुपया हमसे नहीं आएगा। आप फॉरेन फैकल्टी रखिए लेकिन जिसका रुपया हमसे नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? स्टूडेंट फीस से आएगा। तो रैंकिंग को इस्तेमाल किया गया एक ऑटोनॉमी मतलब आपको पब्लिक फंड से मुक्ति दे रहे हैं। ये मुक्ति तो हमें चाहिए नहीं, ये मुक्ति तो हमने मांगी नहीं है। ये किस तरीके की मुक्ति है ये हमें आने वाले दिनों में, आप टीचर नहीं रख पाएंगे, तमाम कोर्सेज आपके बंद होंगे, आप 2-2 शिफ्ट में कॉलेज चलाएंगे। ये सारा जो आज तक के ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उसकी स्टडी बताती है कि जो कॉलेज है वो कितना पिस जाता है, एग्जिस्टिंग फैकल्टी कितना पिस जाती है ताकि उसी कम रुपए में उसका खर्चा चल पाए। तो ये इस तरीके का स्कीम है। दूसरा यूज़ क्या है, अगर आप न्यू एजुकेशन ड्राफ्ट पॉलिसी 2016 पढ़ेंगे जो ये सरकार लेकर आई थी, जो उसको शेल्फ करना पड़ा क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, उसने लिखा कि जो खराब कॉलेजेस हैं जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं उनको बंद किया जाए। अगर आप बंद कर देंगे तो उसकी जगह कौन लेगा, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। आज दिल्ली में जो अगर आप देखेंगे कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बाहर पड़े हैं, अंदर नहीं घुस पा रहे क्योंकि लैंड बहुत महंगा है।
तो मान लो मैं किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज को कह दूँ ये डी ग्रेड है या ये सी ग्रेड है, इसके 2 बार ही सी ग्रेड आ गया, इसको बंद किया जाए और उसकी लैंड को कहीं और दे दूं। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ना कि हमारे दिमाग का फतूर है या शक है जो हम कह रहे हैं, ऑलरेडी ये स्कूलों में हो चुका। आप देखिए कि महाराष्ट्र में कैसे एमसीडी के स्कूलों को आपने एनजीओस को दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को दिया कि वो रन करेंगे क्योंकि ये स्कूल काबिल नहीं रहे। ये एक और तरीका है प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन का। तो रेटिंग और रैंकिंग, मैं मिरांडा हाउस में फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तब भी ठीक ही है, पर मिरांडा हाउस को 3 बार NIRF फर्स्ट रैंक मिला है और मैं इससे परेशान हूँ। मैं वहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं लिख पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये मुद्दा मालूम है और मुझे ये भी मालूम है कि अगर 20 टीचर्स का 10 साल से API की वजह से प्रमोशन नहीं हुआ, अगर 200 में से 60 टीचर्स एडहॉक है और उसका नंबर आगे बढ़ेगा और जो पुराने टीचर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उनका रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा और हम नंबर 1 है, तो हमारी हालत तो आपको कभी सुधारनी ही नहीं है। मतलब सरकार के डाटा में ये चीज़ें कहाँ शामिल हो रही हैं? अगर मैं 20 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो आप या तो मुझे बाहर कीजिए क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं प्रमोट ले सकूँ, या आप मुझे प्रमोशन दीजिए। तो आपने बगैर चीज़ों को चेक किए, बगैर स्टूडेंट टीचर रेशो को चेक किए, आपने ऑल इज़ वेल का फैक्टर सोसाइटी में डालने की कोशिश की। जिस तरीके से सरकार मतलब UPA 2 तो लठैत बनने की कोशिश की प्राइवेट सेक्टर की और सारी सरकारें करती जा रही हैं, ये सरकार तो खुल के लठैत बन के रही। किस तरीके से उसने जियो यूनिवर्सिटी को, जो आज पैदा भी नहीं हुई, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दिया। उसका क्या मीनिंग है? मैं ये कहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जो 70 साल से 100 सालों से यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज वो चरमरा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी नैतिकता तो ये है और ये कैसे हो रहा है, वैसे ही हमारे सवाल होते हैं। आज भी हम फंसे हुए हैं कि ये तो रूल्स में नहीं है, ये कैसे हो सकता है, पर हो रहा है। जब इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ आज चरमरा रही हैं और वहाँ ऑटोनॉमी नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटी पैदा नहीं हुई, जो ग्राउंड पे रन नहीं की, ना स्टूडेंट्स के लिए ना टीचर्स के लिए, उसको आपने एमिनेंस का अवार्ड खिताब कैसे दिया? तो आप क्या बन गए? सेल्समैन बन गए। तो ये सरकार सेल्समैन बन गई जियो की, अंबानी की, अदानी की। तो ये हमें समझना होगा कि कमर्शलाइजेशन कितना बड़ा फैक्टर है जो पॉलिसीज़ को शेप कर रहा है। एक और मैं बात कहूँगी, ठीक है, जो अटैक इस सरकार की ओर से हुआ, UPA 2 भी वैसा ही करता। ये मेरी वो समझती हूँ कि सरकारों का एक ही नियम बन गया न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना, और वो इसलिए क्योंकि न्यू लिबरल अटैक का अब हमें महसूस होने लगा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और हम पहले तो सिर्फ पर्चा लिख रहे थे 1990s में और 2000 के शुरुआत में कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। आज वो घटित हो रहा है और हम उसके नेगेटिव्स देख पा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है हमारे साथ। जो इस सरकार ने किया, उसने मनुवादी कम न्यू लिबरल अटैक किया। ABVP, पहली बार ऐसा हुआ कि ABVP का इस्तेमाल किया गया एक सिस्टमेटिक तरीके से कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो आप कह रहे हैं कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जगह बने हैं, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ नई नॉलेज तब प्रोड्यूस कर पाएंगी जब वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्वेश्चन करती हैं। और ये ABVP का रोल रहा कि उसने एक एक नाटक को स्क्रीन किया, एक एक सेमिनार को स्क्रीन किया, शिकायतें लिखी MHRD से आया कि आप ये बताइए आपने ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कैसे होने दी। और 2 तरीके के संगठनों पे अटैक रहा। कौन? वो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे थे, और दूसरा वो जो कमर्शलाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। डूसू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट संघ है, जो ABVP का हाथ में है, उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। वो तो सरस्वती की मूर्ति कहाँ लगेगी उसके लिए विचार कर रहा। किस पे अटैक हुआ? IIT मद्रास में अंबेडकर परिवार स्टडी सर्कल बनाने पे अटैक हुआ। आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला और उसके तमाम ग्रुप पे अटैक हुआ। जो मुजफ्फरनगर रॉयट्स के बारे में स्क्रीनिंग था KM कॉलेज में, उसके ऊपर अटैक हुआ। रामजस कॉलेज में अटैक हुआ। JNU-SU में 2016 में हम उस अटैक को भूल नहीं सकते। JNU-SU में क्यों अटैक हुआ?
क्योंकि 2015 में वो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट रन कर रहे थे। वो ये था कि नॉन नेट फेलोशिप के ख़िलाफ़ जो सरकार ने बंद की थी उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा मूवमेंट था कि ये सरकार नॉन नेट फेलोशिप कैसे बंद कर रही है, और इसीलिए नारे किसी ने भी लगाए हों अटैक JNU-SU पे था। तो अगर आप देखेंगे कि, और मैं ये इसको भी कमर्शलाइजेशन से क्यों जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं टीवी डिबेट्स पे गई, नंदिता गई 2016 में, JNU के साथ ही कहते थे तुम लोग चले जाओ, हम लोग जाते थे क्योंकि किसी को तो जाके बोलना है। तो ये जो बीजेपी के समर्थक हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, वो ये कहते थे हम ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों फंड कर रहे हैं, आप कैसे प्रोफेसर हैं जो 15 लाख की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, आप तो प्रोफेसर हैं। मतलब JNU को क्यों फंड किया जाना चाहिए अगर वो एंटी नेशनल बनाने का एक भूमि बन गई है। तो ये एक और अटैक जिसमें आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर एक अटैक करें, एक पूरे समाज में एक आर्टिकुलेशन शुरू हो कि हमें इन यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें अपने बच्चे को JNU नहीं भेजना तो यहीं पढ़ ले। और ये हुआ भी है उसका असर। और ये एक तरीका है, अनदर वे ऑफ कमर्शलाइजेशन की ओर पुश करना कि अच्छी यूनिवर्सिटी से लोग निकल जाएं। एक और चीज़ जो अटैक की तरह हुई है और जिसकी बात यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखी, वो जो साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक हुआ। मतलब जब हम आज़ाद हुए तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये जो डैम है वो मेरे गिरजाघर और मंदिर है, और आज हमारे पास ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो नेशनल पटल से कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी पहले से ही थी, या भारत के पास विमान पहले से ही था, या आप कहते हो कि डार्विन थ्योरी गलत। ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये यहाँ तक नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो उनका हिंदुत्व का मॉडल है और जिसमें महिलाओं का और दलितों का खास जगह निश्चित है, उसको आप जब सवाल नहीं कर पाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर साइंटिफिक टेम्पर का मामला ख़राब होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मामला ख़राब होता है, अगर समाज में ख़राब होता है, तो आपके पास ऐसे सिटीजन्स ही नहीं बन पाएंगे जो सरकारों को और उनके एजेंडों को, उनकी पॉलिसीज़ को सवाल कर पाएँ। ये जो चेंज हो रहा है उन सवालों से हो रहा है, और उन सवालों को रोकने का तरीका है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल बंद कर दें, आप साइंटिफिक टेम्पर पे हमला करें। तो ये उनका अपनी तौर पे एक वो है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये हमला हमारे DNA को चेंज कर रहा है। और यहाँ पे जो नैतिकता की बात हो रही है, हम में से कई साथी थक रहे हैं, 10 साल से हम लड़ रहे हैं, पर मैं ये समझ रही हूँ अब लड़ाई का मौका ही शुरू हुआ है और वो हमें और लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि 2 होप है। ये कि जो स्टूडेंट टीचर के बीच में, जो स्टूडेंट ग्रुप के बीच में एक हेट्रोजेनिटी शुरू हुई है। जब कमर्शलाइजेशन का एजेंडा हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मूवमेंट हुआ, 15,000 लोग मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट गए, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या महिला स्टूडेंट्स की और दलितों की थी। वो समझते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ अगर नहीं बची तो हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारा जो अपवर्ड मूवमेंट है उसका रास्ता बंद हो जाएगा। अगर माँ बाप को 8 लाख रुपया देकर एक बच्चे को डिग्री लेना है और ख़रीदना है, तो वो किस बच्चे के लिए डिग्री खरीदेगा, ये बहुत क्लियर है इस देश में। तो महिलाओं का नंबर सबसे ज़्यादा था। तो ये हेट्रोजेनिटी हमें बचानी है, ये बहुत बड़ा होप है। और दूसरा होप है मूवमेंट्स का इकट्ठा आना। अब मैं इस फ्लोर से एक चीज़ अपील करना चाहती हूँ कि ये जो एडहॉकिज़म है, जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है, जो एक पब्लिक सेक्टर नहीं सारी सेक्टर्स की बीमारी है, ये सडनली नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। अगर आपको यूनियंस को बर्बाद करना है, किसी भी हॉल में 5 ही लोग बोलते हैं, अगर उस हॉल में कॉन्ट्रैक्ट पीपल को भर दिया जाएगा तो वो 5 से भी घट जाएगा नंबर। और ये सोची समझी साजिश की तरह हुआ है। ना सरकार का रुपया खर्च होता है उनके प्रमोशन में, उनको बाकी सारी चीज़ें देने में, ट्रैवल ग्रांट और बाकी सारे जितने भी हमें मिलता है, बेनिफिट मिलता है या पेंशन मिलता है। और दूसरी बात है यूनियंस को ख़त्म करना। मुझे लगता है एज पीपल ऑफ दिस कंट्री, और जब 3 लाख करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर का माफ़ हो रहा है बैड लोन्स की तरह, हमें ये पूछना है कि प्राइवेट ने क्या रोज़गार क्रिएट किया। और ये जो रोज़गार पड़े हैं, चाहे ग्रुप डी के हों, चाहे ग्रुप ए के हों, चाहे कहीं के भी हों, चाहे वो स्कूलों में चपरासी का हो, चाहे वो स्कूल में टीचर का हो, आप परमानेंट बेसिस पे भरिए। मेरा बेटा अगर माली की नौकरी ले सकता है तो वो माली की नौकरी ले, अगर टीचर की नौकरी ले सकता है नौकरी ले, लेकिन ये उसकी कंट्री का हक है।
मतलब एज अ सिटीज़न उसका हक है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। मुझे लगता है तभी जाके कमर्शलाइजेशन के एजेंडे को रोका जा सकता है, तभी जाके हम यूनियंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन कमरों को भर सकते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक परमानेंट उस पर होंगे। और दूसरा मैं ये समझती हूँ कि पब्लिक हेल्थ, और मैं समझती हूँ कि भारत की जनता ने ये कर दिखाया। इस सरकार ने जितना लोगों को डिवाइड किया, हर रोज़ एक नया वारदात जिसमें माइनॉरिटी को मारना, गाय के नाम पे दलितों को, माइनॉरिटी को मारना हर रोज़ आया, तब भी जाकर हमने किसानों के मुद्दों को मुद्दा बनाया इस देश में। और आपको मालूम है कि 3 राज्यों में किसानों के लोन कितना माफ़ हुए, लेकिन कम से कम जब आप गूगल करेंगे तो किसानों का मुद्दा ऊपर आया। उसी तरीके से हमें पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन को आने 5 सालों में इसको ऐसा मुद्दा बनाना है कि कोई भी सरकार इसको नज़रअंदाज ना कर सके। मुझे लगता है कि इन 2 चीज़ों को करने से आने वाले समय में कुछ होप हमारा निकलेगा। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम।